हेलो दोस्तों, आप सबका स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है दोस्तों मलाबार नेवल एक्सरसाइज। आप जानते हो कि हमें डिफेंस सेक्टर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो हुई है मिलिट्री के बीच में, एयरफोर्स के बीच में, नेवी के बीच में, और इनमें कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है और वो एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है इस साल। हर साल उसकी जगह जो है बदलती रहती है। तो वैसा ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दोस्तों मलाबार एक्सरसाइज। ये हमें एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इस साल की जो मलाबार एक्सरसाइज जो है ये दोस्तों इस साल इंडिया में हुई है, विशाखापट्टनम। ओके, विशाखापट्टनम इंडिया में ये नेवल एक्सरसाइज कैरी हुई है। नेवल एक्सरसाइज कैरी हुई है मतलब दोस्तों ये मलाबार जो एक्सरसाइज है ये नेवी के एक्सरसाइज है। यहाँ पे नेवी के शिप्स जो है आपस में युद्धाभ्यास करते हैं, वॉर गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे की जो टेक्निक्स है उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये नेवल एक्सरसाइज जो है इसका नाम है मलाबार, और ये दोस्तों 4 कंट्रीज के बीच में होती है। अब वो 4 कंट्रीज कौन सी है? तो इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। और अगर आप गौर से देखो तो ये चारों कंट्री ही क्वाड कंट्रीज के नाम से जानी जाती है। तो चलिए इसी एक्सरसाइज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब आप ये भी जानते होंगे कि मलाबार जो है ये हमारे केरला कोस्ट का नाम है। तो ये नाम जो है वो इंडिया ने ही रखा है, यानी ये एक्सरसाइज जो है इंडिया ने ही शुरू की थी। और कैसे फिर ग्रेजुअली इसमें बाकी कंट्रीज ऐड होती गई उसे भी देखेंगे। तो दोस्तों पॉइंट याद रखना है, मलाबार ये नेवी के एक्सरसाइज है जिसमें 4 देशों की नेवी आपस में युद्धाभ्यास करती है और एक दूसरे से चीज़ें सीखती है और कोऑर्डिनेट करती है। और ये एक्सरसाइज इस साल यानी 2024 में इंडिया में हो रही है, विशाखापट्टनम के पास। तो चलिए दोस्तों, और ये नेवी के एक्सरसाइज है। इसके पहले कि हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करें, मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि दोस्तों स्टडी आईक्यू आपके लिए संकल्प 7 बैच लेकर आया है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, हरियाणा, एमपी, जम्मू कश्मीर या वेस्ट बंगाल, तो दोस्तों आप स्टडी आईक्यू की इस संकल्प 7 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम आपकी फाउंडेशन से लेकर इंटरव्यू तक पूरी प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बेस्ट फैकल्टी आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, डेली लाइव क्लासेस होते हैं, आंसर राइटिंग भी की जाती है। और उसके साथ दोस्तों सबसे अच्छा जो प्रोग्राम है वो ये कि आपको मेंटरशिप असाइन की जाती है 1-on-1। आप डेली अपने मेंटोर से बातचीत कर सकते हो और आपको जो भी डाउट्स है वो आप सारे क्लियर करा सकते हो। दोस्तों जनरली इस कोर्स की जो फीस है वो होती है 18,999। पर आप जानते हो अभी दिवाली भी है और दिवाली के वजह से दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल सेल भी है। और उसके साथ अगर आप मेरा कोड PSK लाइव अगर दोस्तों यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो कोर्स है ये कोर्स आपको सिर्फ 9,999 में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों दिवाली सेल है तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए और उसके साथ ही मेरा कोड भी यूज़ कीजिए और आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। अब दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल PSK_Science and Tech पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली बेसिस पे साइंस टेक के आर्टिकल आपके साथ शेयर करता हूँ और उन आर्टिकल में से जो हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साइंस टेक के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, पॉइंट्स भी आपको शो करता हूँ। और दोस्तों आज के सेशन की PDF फाइल भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए अब मलाबार एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मलाबार एक्सरसाइज जो है ये सबसे पहले जो शुरू हुई थी, सबसे पहले दोस्तों मलाबार एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए की नेवी के बीच में शुरू हुई थी। और वो साल था दोस्तों 1992 में इंडिया और यूएस नेवी ने साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करने का सोचा था, नेवी एक्सरसाइज। अब दोस्तों यहाँ पे जो टर्म आती है उसे बोला जाता है बायलैटरल। अब बायलैटरल का मतलब होता है किसी 2 देशों के बीच में जो एक्सरसाइज होती है। और ये जो एक्सरसाइज है 92 से शुरू थी, पर उसके बाद दोस्तों 98 में इसे बंद कर दिया गया था। अब 98 में बंद करने का रीज़न क्या था? तो दोस्तों आप जानते हो पोखरण 2 ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने किया था 98 में, तो इंडिया पर यूएसए ने बहुत सारे बैन लगा दिए थे। उन बैन के वजह से इंडिया और यूएस के बीच में जो भी कोऑपरेशन होता था डिफेंस वाला वो सब बंद कर दिया गया था। तो उसके वजह से मलाबार एक्सरसाइज को 98 में बंद कर दिया गया। पर दोस्तों बाद में इस एक्सरसाइज को वापस 2002 में शुरू कर दिया गया था, क्योंकि भाई तब 9/11 हो गया था। 9/11 मतलब जब ओसामा बिन लादेन ने यूएसए पर अटैक किया था। उसके बाद
इंडिया और यूएस के रिलेशन नॉर्मल हो गए और इंडिया और यूएस ने वापस नेवी की एक्सरसाइज जो थी उसे शुरू कर दिया। अब ये जो एक्सरसाइज थी दोस्तों, ये पहले एकदम बेसिक लेवल की एक्सरसाइज थी, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी, और जहाँ पे दोनों कंट्रीज जो है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब सबमरीन के साथ कैसे लड़ना, उसके साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे ऑपरेट करना, ऐसी छोटे टॉपिक्स पर ये लोग एक्सरसाइज करते थे। फिर बाद में दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज बन गई ट्राइलैटरल, ओके, और मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल मतलब होता है 2 से ज़्यादा कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो। तो 2007 में दोस्तों इसमें जापान ऐड हो गया। जापान जो था एज अ फ्रेंड कंट्री जो है उसको इनवाइट किया था एज अ गेस्ट। तब ये एक्सरसाइज जो थी ये थी मल्टीलैटरल। बाद में जापान इसका परमानेंट पार्टनर हो गया। परमानेंट पार्टनर मतलब जो नेवी की एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में होती थी, अब वो एक्सरसाइज इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में होने लगी। यानी दोस्तों जापान परमानेंट पार्टनर बन गया 2015 में, और जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो थी वो बन गई ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज, क्योंकि अब इसमें 3 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेंट हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद दोस्तों 2020 आया, कोविड ने हिट किया और इंडिया और चाइना के रिलेशन भी चेंज हो गए। हमारे साथ वो गलवान वैली वाला क्लैश हो गया, उसके पहले डोकलाम वाला क्लैश हो गया था, और उसके साथ ही दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन, ये टर्म जो है ये आपने सुनी होगी। इंडो पैसिफिक रीजन का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है, सामरिक महत्व जो है वो बढ़ गया था। अब जो दोस्तों जब भी इंडो पैसिफिक बोला जाता है इसका मतलब क्या होता है? इंडो पैसिफिक का मतलब होता है दोस्तों ये पूरा इंडियन ओशन और दोस्तों पैसिफिक ओशन। अब ये जो है जियोग्राफिकली इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका रीजन आप समझ सकते हो कि पहली चीज़ जो है, दुनिया में जितना भी व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसके जो सी रूट जो है वो दोस्तों 1/3 जितना भी ट्रेड होता है वो इसी रूट से जाता है, इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में। और दोस्तों क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो है, ये गल्फ कंट्री से जितना भी पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है ये पूरा 1/3 जो है ये पूरी दुनिया में इसी रूट से जाता है। और यहाँ पर आता है मलाक्का स्ट्रेट। और चाइना जो अभी ग्रो कर रहा है, एक मेजर मिलिट्री पावर करके भी उभर रहा है, और उसके जो क्लैशेस है फिलीपींस के साथ है, साउथ चाइना सी में इश्यूज है। उसके साथ आप भी जानते हो श्रीलंका का जो पोर्ट है हम्बनटोटा वो चाइना ने कवर अप कर लिया है। पाकिस्तान में जो पोर्ट है ग्वादर वो चाइना बना रहा है। उसके साथ ही दोस्तों मालदीव में भी चाइना अपने मिलिट्री का जो प्रेजेंस है, नेवी का जो प्रेजेंस है उसे बढ़ाना चाहता है। उसके साथ यहाँ पे म्यांमार में चिटगोंग और बांग्लादेश में भी ऐसी जगह पे पाकिस्तान, चाइना जो है अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में चाइना जो है वो डोमिनेट कर रहा है नेवल पावर से भी। और दूसरी चीज़, चाइना का मैक्सिमम ट्रेड जो होता है दोस्तों उसमें ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलाक्का स्ट्रेट, जहाँ पर इसे चोक किया जा सकता है। तो अभी दुनिया में इंडो पैसिफिक रीजन का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़, चाइना दोस्तों, ये चाइना जो है इसको नेवी से कंटेन करने के लिए इससे सबसे ज़्यादा खतरा किसे है, तो इंडिया को है, जापान को है और ऑस्ट्रेलिया को है, इन 3 कंट्रीज़ को भी है। तो इसीलिए दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन का स्ट्रैटेजिक, सामरिक महत्व और ट्रेड रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंस उसका बढ़ रहा है। और चाइना अभी साउथ चाइना सी में बहुत ही असर्टिव है। आपने अभी करंट में पढ़ा होगा कैसे वो ताइवान पर हमले की कोशिश कर रहा है, पूरी तैयारी हो चुकी है, चाइना को वो फोर्सफुली अपने अंदर ऐड कराना चाहता है। तो दोस्तों इसीलिए चाइना को काउंटर बैलेंस अगर करना है तो वो किसी एक कंट्री का काम नहीं था, तो उसके लिए 4 कंट्रीज जो है वो साथ में आ गई। और इन 4 कंट्रीज ने चाइना का जो इम्पोर्टेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था दोस्तों क्वाड। तो क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड का फुल फॉर्म है दोस्तों क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब देखिए, बायलैटरल मतलब 2 होता है, ट्राइलैटरल मतलब 3, तो दोस्तों क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है 4। तो ये 4 कंट्रीज ने साथ में आकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये 4 कंट्रीज कौन सी थी? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज में साथ में आकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है क्वाड, और इसका फोकस जो है वो है दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन पे।
इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन। और ये 4 कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो स्टेट के हेड है, वो हर साल साथ में मिलकर एक समिट करते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसको इंक्लूसिव रखना और ओपन रखना। जैसे चाइना इस साउथ चाइना सी पर डोमिनेंस करना चाहता है, तो चाइना किसी एरिया पर अपना डोमिनेंस ना कर सके, और ये जो ट्रेड चैनल और बाकी सारा जो एरिया है वो सारी कंट्रीज को एक्सेसिबल रहे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ही दोस्तों मैरीटाइम सिक्योरिटी तो है ही, मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब नेवी की सिक्योरिटी, उसके साथ ये डिजास्टर रिलीफ, क्लाइमेट चेंज और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, वैक्सीनेशंस है, इनमें भी ये चारों कंट्रीज कोऑपरेट करना चाहती है। उसके लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो है दोस्तों क्वाड, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब इसके नाम में ही सिक्योरिटी है और इसके ऑब्जेक्टिव में मेजर पार्ट है दोस्तों मैरीटाइम यानी समुंदर की सिक्योरिटी। तो फिर यहाँ पे एक नेवल एक्सरसाइज जो है वो तो बननी चाहिए। तो क्वाड के जो 4 कंट्रीज है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, ये चारों कंट्रीज साथ में मिलकर अभी नेवी की एक्सरसाइज करते हैं। अब उस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा? तो उस एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों मलाबार। तो अब मलाबार एक्सरसाइज जो है ये क्वाड्रिलैटरल एक्सरसाइज है जिसमें चारों कंट्रीज की नेवी साथ में बैठकर एक्सरसाइज करती है, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करती है और एक दूसरे की स्ट्रैटेजीज और जो उनकी टेक्निक्स है वो सीखते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये क्वाड्रिलैटरल बनी 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन कर लिया। यानी पहले इंडिया और यूएस में शुरू हुई थी, फिर जापान ऐड हो गया और फिर ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया। ऐसे ये बन गई दोस्तों क्वाड्रिलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गोल है कि पैसिफिक ओशन जो है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको फ्री रखना, ओपन रखना। अब ये जो नेवी की एक्सरसाइजेस होती है इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है चाइना को कंटेमिनेट करना, चाइना को कंट्रोल करना। आप जानते हो ये चाइना है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये 4 देशों की नेवीज जो है ये ऑपरेट करती है। पर इनका ऑब्जेक्टिव उसके अलावा क्या है? उसके अलावा दोस्तों इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, एंटी पायरेसी। अब आपने सोमालियन पायरेट वाला चीज़ देखी होगी, सोमालिया के पायरेट जो है जैसे ट्रेडिंग शिप्स को हाईजैक कर लेते हैं, उनसे लड़ना, ह्यूमैनिटेरियन और डिज़ास्टर रिलीफ। जो भी डिज़ास्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, वहाँ पे नेवी की जो शिप्स है वो सप्लाई करते हैं, मैन पावर सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। और उसके साथ ही सबमरीन शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर, इनके साथ भी एक्सरसाइज की जाती है ताकि इन 4 नेवीज के बीच में दोस्तों कोऑपरेशन जो है वो बढ़ सके। अब ये जो एक्सरसाइजेस है इस पर हमें क्वेश्चन आता है कौन से साल हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसमें एक बेसिक पॉइंट आपको जो एग्जाम के हिसाब से याद रखना है वो ये कि इस साल की 2024 की जो एक्सरसाइज है वो विशाखापट्टनम इंडिया में हो रही है और उसके 2 फेजेस है। एक फेज है दोस्तों हार्बर फेज और दूसरा फेज है सी फेज। और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS दिल्ली जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और उसके साथ दोस्तों INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फिर 2023 की एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? तो दोस्तों 2023 की क्वाड्रिलैटरल एग्जाम हुई थी सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, और उसके पहले की जो एक्सरसाइज हुई थी वो हुई थी जापान में 2022 की। और 2021 देखिए ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी 2020 से, जब ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन हो गया तब ये क्वाड्रिलैटरल एक्सरसाइज हो गई। और 2021 की हुई थी वेस्टर्न पैसिफिक में जिसे यूएसए ने होस्ट किया था। तो भाई पहली यहाँ पे यूएसए हो गया आपका, फिर ये जापान हो गया, फिर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और अब ये इंडिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2025 की जो एक्सरसाइज है वो होगी यूएसए में। यहाँ पे रोटेशन के बेसिस पे दोस्तों एक्सरसाइजेस होती रहती है, तो ये थोड़ा सीक्वेंस भी याद रखिएगा। और इंडियन नेवी की तरफ से INS दिल्ली डिस्ट्रॉयर है और अपना INS विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये एक्सरसाइज हो रही है इंडिया में 2024 विशाखापट्टनम। अब दोस्तों फिर क्वाड जो है उसके खिलाफ चाइना का भी तो कोई रिस्पॉन्स होगा।
तो चाइना क्वाड को किस तरह से देखता है? तो चाइना जो है वो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है एशियन नाटो। अब नाटो एक्सरसाइज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूरोप में है, जिसमें किसी एक पर भी अटैक किया तो सारी कंट्रीज उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्स करेगी। तो दोस्तों चाइना के हिसाब से ये जो है ये एशियन नाटो है और इसको चाइना के खिलाफ और चाइना के अगेंस्ट खड़ा किया गया है। पर क्वाड जो है, क्वाड हमेशा ये बोलता है कि वो किसी एक कंट्री के खिलाफ नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है ओपन इंक्लूसिव रूल बेस्ड ऑर्डर। और ऑर्डर कहाँ पे? तो इंडो पैसिफिक रीजन में। तो चाइना इसको निगेटिवली लेता है, पर क्वाड हमेशा बोलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो चाइना के अगेंस्ट नहीं है, तो हमें इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन और इंक्लूसिव बनाना है ताकि कोई भी कंट्री उसको ज़बरदस्ती हड़प ना सके। जो चाइना जो साउथ चाइना सी में जो करना चाहता है वो उसको रोक सके। अब दोस्तों फिर जब हमने क्वाड की बात ही की है तो क्वाड की भी तो समिट्स हुई होंगी। तो इस साल की 2024 की क्वाड समिट कहाँ पे हुई थी? ये क्वेश्चन हमें एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, यह हमें एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों 2024 की क्वाड समिट जो है, जिसमें ये 4 कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, इनके हेड ऑफ स्टेट मिलकर निगोशिएट करते हैं, समिट करते हैं। तो इस साल की दोस्तों समिट हुई है डेलवर यूएसए में। यूएसए में ये समिट हुई थी 21 सितंबर 2024 को। तो 2024 की क्वाड समिट जो है वो हुई है दोस्तों यूएसए में। अब इसके पहले की जो समिट है 2023 की जो समिट है वो हुई थी दोस्तों हिरोशिमा जापान। उसके पहले की टोक्यो समिट ये भी हुई थी दोस्तों टोक्यो समिट जापान में। अब आप जानते हो क्वाड को फॉर्म किया था 22 में और इसकी एक्सरसाइज जो है वो कब से शुरू हुई? 21। तो दोस्तों क्वाड जब 2020 में बना तो 2021 में सबसे पहली जो समिट हुई थी वो कोरोना के वजह से वर्चुअल हुई थी, इसलिए पहली समिट जो है वो वर्चुअल थी। पर एग्जैक्ट फिजिकल प्रेजेंस में जो समिट हुई है वो हुई थी दोस्तों वॉशिंगटन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मोस्टली क्वाड की जो समिट है वो यूएस और जापान, ये 2 कंट्रीज में ही अल्टरनेट तरीके से हो रही है। तो इस साल की जो समिट है क्वाड की वो हुई है दोस्तों यूएसए में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इस टॉपिक पर दोस्तों हमें किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट मलाबार एक्सरसाइज कंडक्टेड एंड विच 2 कंट्रीज इनिशियली पार्टिसिपेट। तो दोस्तों सबसे पहली मलाबार एक्सरसाइज कौन से साल हुई थी और कौन से 2 कंट्रीज के बीच में हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमें पता चल जाता है कि 1992 में इंडिया और यूएसए के बीच में सबसे पहले मलाबार एक्सरसाइज हुई थी, फिर बाद में जापान ऐड हुआ, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया ऐड हुआ। अब इसी टॉपिक पर हमें ये दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2024 की मलाबार एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, टोक्यो जापान में, विशाखापट्टनम इंडिया में या वॉशिंगटन डीसी में? अब इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उसके साथ अब और एक क्वेश्चन, 2024 की क्वाड समिट कहाँ पर हुई है? टोक्यो में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, विल्मिंगटन डेलवर में हुई है या सिडनी में हुई है? तो दोस्तों और एक क्वेश्चन है, इसको भी आप बता सकते हो कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डज क्वाड फोकस ऑन? क्वाड का जो फोकस है वो कौन सी सिक्योरिटी पे है? इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका फोकस है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे इसका फोकस है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे इसका फोकस है या कल्चरल एक्सचेंज पर इसका फोकस है? तो दोस्तों क्वाड का फोकस जो है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, जिसमें चारों देशों की नेवीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो है मलाबार एक्सरसाइज, जो इसको हमें एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बनाती है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको इस सेशन की PDF फाइल जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन तक दोस्तों बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।